नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल बिहार फ्रंट के तत्वाधान में अभी एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है वो यहाँ पे मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं अक्सर कहा जाता है कि बिहार और यूपी के लोग की आबादी अच्छी होती है, लेकिन सत्ता में उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में जब से जाति जनगणना हुआ, तब से हर तरफ से मांगे उठने लगी है, हक अधिकार की बात होने लगी है। अब यहाँ पर राजेंद्र यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुख्य मांग है जिसको लेकर के ये प्रोग्राम रखा गया था, उनसे बात करेंगे। किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आप लोग की मीटिंग चल रही थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो खासकर आज जो मीटिंग का उद्देश्य है, जो प्रस्तावना हम लोग पहले ही रख चुके हैं, आपकी पूर्व के जो पत्रकार थे यहाँ, उनके कैमरे में भी कैद है, आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोग जो आज मीटिंग है रखे हैं, ये सारे उपेक्षित लोग हैं। सरकार द्वारा जो उपेक्षा किया जा रहा है उसके शिकार लोग हैं। अगर हम शिकार लोग नहीं होते तो दिल्ली दो तरह का नहीं बनता। हम लोग ये सोच करके नहीं आए थे कि हमारे लिए एक अलग दिल्ली बसाने का व्यवस्था है। हम यहाँ दिल्ली आए थे, हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे, तो लगा था कि देश की राजधानी में हम जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको जांच पड़ताल करना है तो मैं चाहूंगा कि एक बार दिल्ली की झोपड़पट्टियां, दिल्ली की झोगियां और दिल्ली के जे दिल्ली की जो नया बसावट, जो बड़े बड़े इमारत अटालिका जो बना है, इसको हटाकर सेटलमेंट किया गया है। मैं चाहूंगा एक बार निमंत्रण देना चाहूंगा, एक बार जरा अपने कैमरे में कैद करें उसे, और एक बार वहां देखें कि आप खड़ा हो नहीं सकते। वहां जो बदबू है, एक बार उसके नालों को आप अगर अपने कैमरा में कैद करेंगे तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम दो तरह का दिल्ली देश में चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज मजबूरन हम लोग को मीटिंग करना पड़ रहा है, जब हमारी बेटियां जो हम यहाँ धरती का चीना, अगर हम बिहार में रहते हैं तो धरती का सीना चीरते हैं, किसान का बेटा है। और यहाँ अगर हम आए हैं तो ताप घर जो कंपनियों का सबसे बहुत बड़ा मजदूर तबका हमारा है। और वो मजदूर तबका कहाँ खड़ा होता है? जहां कोयले की भट्टी, कोयले का जो बॉयलर बनता है, ताप बनता है, वहां पसीना आने वाले लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कहते हैं सामान्य नागरिक एक कानून, सबको एक तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को दिल्ली में खासकर जो है दो नजरिए से देखा जा रहा है। तो मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ, मैं अलग नहीं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, मैं भी प्रधानमंत्री जी से वही बात कह रहा हूँ कि आपने कहा इसके पहले कि वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स वन वैल्यू, आपने बताया है। तो जब आपने स्पष्ट क्लियर किया है तो क्या हमारे लिए सत्र में कोई जगह नहीं रहा? आपने कभी ये चर्चा नहीं किया कि 1993 खत्म किया जाएगा। और आपने कम से कम एक बार भी सेंटर केंद्र की सरकार ने, बिहार सरकार को, ये बात बिहार सरकार कह रहे हैं, दिल्ली सरकार को नहीं कहा कि 1993 को खत्म कर दो। और जो खास करके जो आज जो दिल्ली में खास करके सरकार है, उसे तो कम से कम समझना चाहिए बात को कि वो खासकर जो बना है, जो मजदूर तबके की लोग का भागीदारी है। कोई कारपोरेट लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, हमारे लोगों ने वोट किया। 1993 में से आप कह रहे हैं, आप एक बार अपनी बेटी को, अगर आपका सर्टिफिकेट 1993 के बाद का है, आप कहिए कि मुझे सरकार ने बेटियों की योजना लाया है, लाडली योजना लाया है, तो एक बार सुकन्या योजना में हमारी बेटियों को आप इस योजना से जोड़ दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले होमगार्ड की बात निकली है और उसका गजट का पेपर आप जरा एक बार पढ़ लीजिए, शासकीय पत्र को आप पढ़िए, जिसमें क्या लिखा है, 1993 की सर्टिफिकेट अनिवार्यता है। एक तो भेदभाव है। अरे आज बताइए, वही देश है जहां बिहार प्रदेश से हम जहां आते हैं, उस बिहार के प्रदेश में अगर वहां 2.25 लाख नौकरियां दी गई है तो उसमें 30% दूसरे प्रदेश के लोगों को ज्वाइनिंग कार्ड दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। और ये तो दिल्ली कम से कम ये पूरे भारत का इसका अधिकार है, देश की राष्ट्रीय राजधानी है। हमें आप कहने में बिहार के लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्वांचल के लिए कह रहा हूं। भारत का कोई भी अगर आदमी दिल्ली रहने आता हो तो उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए जैसे दिल्ली के ग्रामीण लोगों को, दिल्ली के वासियों को देखा जाता है। अब हम प्रवासी यहाँ नहीं है, हम दिल्ली का वासी हो गए हैं। लेकिन जो बिहार जो है वो लेबर सप्लायर स्टेट कहलाता है, वहाँ जो है बाहर अदर स्टेट के लोगों को नौकरियां मिलती है, लेकिन उसके बाद भी जो राजधानी है वहाँ जो है बिहार और यूपी के लोगों के साथ भेदभाव होता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं तो मुझे कोई शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा है। मजदूर मैं हूं, मजदूर का बेटा भी हूं मैं, मुझे गर्व है। लेकिन एक्ट को भी पढ़िए पत्रकार साहब, कि भारत सरकार के जो मजदूर एक्ट बनाया है उसमें फैक्ट्री मालिक और मजदूर को क्या कहा है, लेकिन वो भी आप पता लगा लीजिए। भले मजदूरों के लिए सरकार ने 17,000 का असिस्टेंट, उन्हें 17,000 देने का पेपर में प्रॉमिस किया है, लेकिन 12,000 रुपए भी नहीं मिलता है। यहाँ की जो कुशल कारीगर हैं, जिनको टेक्निकल, जिनके अंदर हुनर है,
उन्हें 27,000 रुपया देने की बात कही गई है। उन्हें आज 15,000 रुपया भी नहीं मिलते हैं। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मुझे कोई अपमान नहीं है मजदूर कहने में। मैं छाती ऊंचा करके कहता हूं कि मजदूर का बेटा हूं और मजदूर हूं। लेकिन मैं कहता हूं मुझे मजदूर होने का सजा मत दो। आप मजदूरों पर जो पॉलिसी बनाए हैं आज तक लागू नहीं कर पाए, चाहे वो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार हो। तो मजबूरन बस आज हम लोग यूनाइट होकर के मजबूती से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली और केंद्र की सरकार, दोनों सरकार हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बताया कि बंद कमरे में हम ये बात उठाकर ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ये लड़ाई को हमको सड़क पर ले जाना पड़ेगा और इस सड़क पर ले जाकर के बताना पड़ेगा कि ये काला कानून है। ये काला कानून को आप बंद कर दो, खत्म कर दो, वही तो मजबूरन फिर हमें अपने लोगों को एकजुट करके खुद सत्ता में जाकर ये करना पड़ेगा। पूर्वांचल बिहार फ्रंट के आप अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आपकी जो लड़ाई है, जो मांगे है, उसको लेकर के आगे का क्या प्लान है? पत्रकार महोदय, यहाँ पूर्वांचल बिहार फ्रंट के संयोजक राजेंद्र जी आपको बता चुके हैं और मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि हमारी मांग है जो 93 डोमिसाइल नीति, जिसे कहते हैं कि अगर 93 के बाद अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी यहाँ पर न तो जाति जनगणना जाति प्रमाण पत्र बनेगा, न तो आवासीय मिलेगा, न बच्चे का आपका कोई सुविधा मिलेगा। हमारी लड़ाई है कि 93 खत्म किया जाए। हमारी लड़ाई है कि जो बिहार से आए मजदूर, उनको सही मजदूरी मिलना चाहिए, उनकी व्यवस्था सही होनी चाहिए, मजदूर और मालिक में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, जो सरकार की जो सैलरी नीति बनाई गई है उनको मिलनी चाहिए। और हम आज एक छोटी सी बैठक कर रहे हैं, हम रोड पर लड़ेंगे सर। इसकी आगे क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे? आगे रास्ता तो अब बाहर रोड पर निकलेंगे तो तय होगा कि कहां तक हमारी रास्ता जाएगी और हम रोड पर निकलेंगे, हमारी लड़ाई संसद तक जाएगी। लेकिन बिहार के मजदूर के लिए उनके हक अधिकार की बात करेंगे, उनको सही सैलरी मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, उसको सही पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोगों को क्यों जो है बिहार से बाहर जाना पड़ता है? इसके लिए बिहार की सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और बिहार एक विविधता का स्टेट रहा है। इसमें सरकारों को दोष हम कोस नहीं सकते हैं। एक तरफ उत्तरी बिहार हमारे कोसी के त्रासदी से जूझती है तो दूसरी तरफ हमारे दक्षिणी बिहार सूखे ग्रस्त से जूझता है और दोनों में ही किसान और मजदूर मारे जाते हैं। और रहा बात कि हम तो आए हैं इस प्रदेश को संवारने के लिए, खून पसीना बहाकर टैक्स देते हैं सब कुछ पर और फिर भी हम यहाँ उपेक्षित होते हैं। फिर भी हमको दोनों सरकार, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, यहाँ के संवैधानिक पद पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 500 का टिकट कटाता है बिहार यूपी के लोग। मैं बिहारी अस्मिता पर जरूर इस बात को रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि 500 का टिकट कटाता है और दिल्ली चला आता है, ये लोग दवा कराकर चला जाता है मुफ्त में। फिर वह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जिसको हमने चुना है वही हमें ढूंढना है। और एक केंद्रीय पार्टी का एक सांसद कहता है दिल्ली में, कहता है कि बिहार वासियों से काम कराओ और बिना पैसा दिए हुए इसके पिछवाड़े पर लात मार के भगा दो, तब जाकर हम लोग को एक फ्रंट पर बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। और रहा बात, आप मजदूर की बात पूछ रहे थे, तो हम उस बिहार के मजदूर हैं, बेटा है, उस मजदूर का बेटा है जो देश का संविधान, मैं उस मजदूर का बेटा हूं। जब देश हमारे अस्तित्व में आया हम देश का राष्ट्रपति देने का भी काम किए। हम उस मजदूर का बेटा है जब दिल पर आहट आई तो हम पर्वत का सीना चीरकर दशरथ माझी का भी बेटा बनने का काम किए। मैं उस मजदूर का बेटा हूं जो राष्ट्र कवि दिनकर साहब को भी देने का काम किया है। मैं उस मजदूर का बेटा हूं जो विश्व विजेता सम्राट अशोक महान और विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को भी देने का काम किया है। मैं उस मजदूर का बेटा हूं जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को भी देने का काम किया है। और आपको बता दें कि हम उस मजदूर का बेटा हम सभी हैं जो देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री हमारा पूर्वांचल देने का काम किया है। मैं उस मजदूर का बेटा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 ये बहुत सामने है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है नैरेटिव सेट की जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। कुछ उत्तराखंड हो या आसाम है, वहां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी की जा रही है, लेकिन 1993 के जो कानून है वो हटाया नहीं जा रहा है। तो इस बिना उसके हटाए हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आ सकता है? तो आप राहुल गांधी जी से पूछिए, चूंकि हम लोग
राजनीतिक पार्टी का विपक्ष नहीं है, और इसका उत्तर विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से आपको देगा। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष, हम सारे लोग, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप पूछिए दिल्ली में जो हम उपेक्षा है, दिल्ली में हम जरूर अपना सांसद बनाना चाहेंगे। दिल्ली में जो 7 सांसद है वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमारे लिए एक शब्द भी नहीं बोला है। दिल्ली में जो 70 विधायक है वो 70 नाकारा लोग हैं, हम 70 विधायकों के खिलाफ बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं। ये सारे राजनीतिक दल के लोगों ने हमारे साथ उपेक्षा किया है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सवाल खासकर है, तो मैं चाहूंगा कि इसका जवाब राहुल जी देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आप उससे पूछ लीजिए, वो बड़ा अच्छे तरीके से देगा, और उनके पास इसका सवाल है, उनका उत्तर है। कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है, विपक्ष जो है सवाल उठाने में पीछे है। कह रहा हूं मैं विपक्ष की भूमिका में नहीं हूं, और मैं सत्ता में भी नहीं हूं, इसलिए पत्रकार साहब मैं कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल के लोग एक चीज से आते हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद ये भारत के लोकतंत्र का परिभाषा को अपरिभाषित क्यों कर रहे हैं आप ये भारत की डेमोक्रेसी को आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो दीपक कल्याण मेरा, ये भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में जिसका सबसे बड़ा संख्या वो सबसे बड़ा उपेक्षित है। काश अगर मेरा एक मर्द भी पार्लियामेंट के अंदर होता तो मजबूती से आंख में आके डालकर बात करता। 1993 में क्या है, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। अगर ये सवाल आप करें तो मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन जो अभी खासकर जो पॉलिटिकल जो खासकर आपकी जो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि बड़े अच्छे तरीके से राहुल गांधी जी के पूछिए, और राहुल गांधी जी ने भी उपेक्षा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अगर आप, मैं तो यही कहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। हमें तीनों पार्टियों ने धोखा दिया है, और तीनों पार्टियां हमारे खिलाफ है, और तीनों पार्टियों को खिलाफ मैं बात कर रहा हूं कि उन तीनों के खिलाफ अगर ये 3 लोग हमारे साथ इंसाफ करते तो हमें अगर 70 में 40 सीटों पर हमारा बेटा अगर गया होता, हम समझते हैं कि खुद मेजोरिटी में वो बिल को, काला कानून को फाड़ करके कब के ही एक नया अध्यादेश आ जाता और नया कानून बन जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जिस तरह से हमारे देश में बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन जो पूर्वांचल के लोग हैं, खासकर जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर आते हैं, उनके साथ जो है भेदभाव होता है। 1993 का जो डोमिसाइल का जो कानून है, उसको लेकर के, उससे 1993 के जो पहले के लोग जो आते हैं यहाँ आते, जो बाद में आते हैं, मजदूर के साथ अलग अलग भेदभाव की जाती है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।